अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी मेहमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू है, जिसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो हमने जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और साथ ही डिफरेंसेस को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने चेक करना है तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो नोट्स है ये हमारे ग्रुप के नोट्स हैं। तो अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। सरफैज़ आपको गाइड कर देंगे कि नोट्स किस तरह बाय करने हैं, क्या चार्जेस है। कंप्लीट बुक के नोट्स हैं जिसमें आपको तमाम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे और साथ ही बहुत बेसिक चीज़ें जो है वो भी दी गई हैं, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, स्टूडेंट व्हाई इज साइंटिफिक नेमिंग नेसेसरी। हमारे पास साइंटिफिक नेम जो है वो इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी होता है, सही है। तो चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी पे हमने साइंटिफिक नेम को समझा था, ठीक है। जो हमारे पास नोमन कल्चर था, तो नोमन जो हमारे पास क्लेचर था कि वो हम साइंटिफिक नेम देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उसका रीज़न क्यों क्या है, उसे क्यों इतना ज़रूरी कहा गया है कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना कोई ना कोई ईच साइंटिफिक नेम होगा। तो इसका आंसर जो है, इसमें हमने हेडिंग बनाई है साइंटिफिक नेमिंग की। आप इसकी हेडिंग कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। हेडिंग बनाने से पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, आंसर है हमारा, साइंटिफिक नेम आर यूज टू डिस्क्राइब वेरियस स्पेशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ वे दैट इज यूनिवर्सल, सो दिस दैट साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम एनिमल that is called nomenclature, and many of the scientific names are derived from the Latin name of the organisms। सही है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो साइंटिफिक नेम रखने की जो इतना ज़रूरी है वो इसलिए ताकि हम बहुत सारे वेरियस स्पेशीज़ को, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको बासानी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी इजीली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर साइंटिफिक नेम ना रखा जाए तो फिर ये बहुत सारे जो है ना वो कन्फ्यूजन को या प्रॉब्लम को कॉज कर सकती है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने में हमें बहुत मसला हो सकता है। हमारी लैंग्वेज दूसरी है, हम अगर किसी कंट्री में जाएं, पूरे वर्ल्ड में किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी स्पेशी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर उसका कोई साइंटिफिक नेम होगा, तो साइंटिफिक नेम बेसिकली एक यूनिवर्सल नेम होता है जिसे पूरी दुनिया में अगर लिया जाए तो सब जो है उसे जानेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिया है तो वो दूसरे बंदे को ना पता हो, सही है। अगर आप उसे अपनी लैंग्वेज में लोगे, मे बी उसकी लैंग्वेज दूसरी है तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप साइंटिफिक नेम लेते हो तो साइंटिफिक नेम लेने से वो ऑर्गेनिज्म या स्पेशी आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पेशी को हमें इस पूरी वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, इसीलिए हम साइंटिफिक नेम रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपसे पूछी गई है कि ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से क्लासिफाई किया दो किंगडम क्लासिफिकेशन में। हेडिंग इसकी हमने बनाई है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आंसर है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्लेस लिनियस बाय categorize and classified the living organism on the basis of nutrition and mobility. The living organism were classified into kingdom Plantae and kingdom Animalia. इसमें हमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट, हमारे पास जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे सबसे पहले प्रपोज्ड किया था कार्लेस लिनियस ने। यानी कार्लेस लिनियस वो शख्स थे जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया। अच्छा, अब इस दो किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से थे हमारे पास, एक हमारे पास है एनिमल्स, दूसरा था हमारे पास प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल यानी कि दो किंगडम हो गए। अब ये किंगडम बनाया गया था दो चीज़ों के ऊपर, एक न्यूट्रिशन के ऊपर, दूसरा मोबाइलिटी के ऊपर। न्यूट्रिशन यानी कि उनकी मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है, यानी उनकी जो ग़िज़ाइयत है कि वो ऑटोट्रॉफ है या वो हेटरोट्रॉफ है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ क्या है हमारे पास, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जैसे प्लांट। और वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, तो वो हमारे पास हेटरोट्रॉफ होते हैं, जैसे एनिमल, सही है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर और मोबिलिटी यानी उनकी जो लोकोमोशन है या उनकी जो मूवमेंट है उसके बिहाफ पर दो किंगडम बनाया गया, जिसमें एक में प्लांट को और एक में एनिमल्स को रखा गया, सही है। बनाया किसने, कार्लेस लिनियस ने। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, व्हाई इज द वायरस नॉट प्लेस इन एनी किंगडम।
तो जब हम एमसीक्यूज या मे बी फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास वायरस किसी भी किंगडम में प्लेस क्यों नहीं है। इसका आंसर है वायरस इज़ अ वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वायरस एक बहुत ही मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है। इट डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, वायरस जो है वो एक नॉन सेल्यूलर है। इट डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ सेल का मतलब कि ये नॉन सेल्यूलर है, इसके पास कोई सेल नहीं होता। इट कान बी सेड टू बी आर लिविंग और नॉन लिविंग बिकॉज, अच्छा लेकिन अब हम इसे लिविंग या नॉन लिविंग नहीं कह सकते। क्यों? सेल नहीं है तो हम तो इसे नॉन लिविंग कहेंगे, लेकिन हम इसे क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि वाइल जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है तो हमें लिविंग लिविंग लगता है, ठीक है। यानी कि एज अ पैरासाइट से, एज अ हमारे पास होस्ट की तरह जब होता है तो फिर वो क्या करता है, लिविंग रखता है, वो एक्टिव होता है, ठीक है, और हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है वायरस। लेकिन जब हमारी बॉडी से निकल जाता है तो फिर वो एज अ नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। तो इस वजह कर, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह कर किसी भी किंगडम से वो मैच नहीं होता, इसलिए उसे किसी भी किंगडम में रखा नहीं गया। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है ड्रॉ अ चार्ट शोइंग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को शो करना है। तो वैसे तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जब आपकी बुक में है तो ऑब्वियसली आपको इसका आंसर देना है। हमने इसकी हेडिंग बनाई है 3 किंगडम सिस्टम, या आप लिख सकते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। लिविंग बीइंग आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेल्युलरिटी और मल्टीसेल्युलरिटी इनटू 3 किंगडम, यानी उनकी यूनिसेल्युलरिटी यानी यूनिसेल्युलर है या वो मल्टीसेल्युलर है, इसके बिहाफ पर जो वो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके ऊपर की गई थी? 2 किंगडम उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, और साथ ही साथ 2 किंगडम उसके मोबाइलिटी के ऊपर की गई थी। जबकि 3 किंगडम में हम ये देखेंगे कि वो यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, या फिर कोई और किस्म का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ना, अब इस 3 किंगडम में, उस किंगडम में आपके पास प्लांट और एनिमल्स को रखा गया था। इस किंगडम में प्लांट है, एनिमल है, लेकिन एक इजाफी ऑर्गेनिज्म है, दैट इज प्रोटिस्टा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा मतलब यूनिसेल्युलर, प्लांटी मतलब तमाम प्लांट्स, और एनिमेलिया मतलब तमाम एनिमल्स, ठीक है। तो ये बस एक छोटा सा चार्ट है आपके पास कि आपने सिर्फ ये बताना है किस चीज़ के ऊपर, किस बिहाफ के ऊपर क्लासिफिकेशन हुई, और दूसरा कौन कौन से आपके पास ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट, वाई अमेबा इज नॉट प्लेस्ड इन एनी 5 किंगडम, इन एनी एनिमल किंगडम, सॉरी एनिमल किंगडम में अमेबा क्यों प्लेस नहीं किया गया, ठीक है। Amoeba is not considered as a animals. Amoeba is a unicellular made up of only one cell. Thus, it cannot be an animal because animals are multicellular. Mean that organism constant of one or more. अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है ना, कहा गया है कि अमेबा को एनिमल किंगडम में क्यों नहीं रखा गया। तो अमेबा जो है वो एक यूनिसेल्युलर है, मतलब एक सेल से मिलकर बना है, जबकि हमारे पास जो एनिमल्स होता है वो मल्टी सेल्युलर होता है, एक से ज़ायद सेल से बना होता है, ठीक है। इस वजह कर हमारे पास अमेबा को नहीं रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया स्टूडेंट, वाई आर साइनोबैक्टीरिया प्लेस्ड इन मोनीरा। साइनोबैक्टीरिया को मोनीरा किंगडम में क्यों रखा गया, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया बिलोंग टू किंगडम मोनीरा, कि साइनोबैक्टीरिया बिलोंग करता है किंगडम मोनीरा से। क्यों? क्योंकि मोनीरा जो है बेसिकली वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया को कहते हैं, कि हमारे पास वो बैक्टीरिया जो एक सेल से मिलकर बने हो, ठीक है। उसके बाद लिखा है दो जेनेटिक मटेरियल इज डिस्पर्स्ड लूजली इन द सेल। उसके अलावा उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्पर्स्ड हो चुका है, ठीक है, लूजली सेल के अंदर। उसके अलावा हमारे ऑन द अदर हैंड जो जेनेटिक मटेरियल है किसका, प्लांट का या बाकी ऑर्गेनिजम्स का, वो किस में है, वो न्यूक्लियस में, मतलब वो फैला नहीं है, वो न्यूक्लियस में ही समेटा हुआ है, होल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे आपके पास लिखा है ब्लू या ग्रीन एल्गा, ठीक है, आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनीरा एंड नॉट इन किंगडम प्लांटी। तो मोनीरा में इसलिए साइनोबैक्टीरिया मौजूद है, पहला तो ये यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया है, दूसरा जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्पर्स हो चुका है, ना कि न्यूक्लियस में प्रॉपर्ली मौजूद है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि ये किंगडम मोनीरा में एग्जिस्ट कर रहा है, किंगडम प्लांटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नाउ मूव ऑन द डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है डिस्क्राइब द डिटेल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आ सकता है या शॉर्ट में भी आ सकता है,
तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास किन्होंने की थी, रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में, और उन्होंने क्लासीफाई किया था 5 किंगडम को, क्लियरली कैटेगराइज किया था फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में। और इस सिस्टम की जो बेस थी, अच्छा ये चीज़ आपसे लाजमन पूछी जा सकती है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किस बेस पर, किस बिहाफ पर किया गया। तो पहला सेल्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मतलब कि वो यूनिसेल्यूलर है या वो मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। अच्छा, यूनिसेल्यूलर सिर्फ प्रोक्रियोट होते हैं, जबकि यूक्रियोट्स हमारे पास मल्टी भी होते हैं और यूनी भी होते हैं, सही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर कि वो ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफ में भी दो तरीके के आ जाते हैं, कि इंजेसिव होते हैं और एक एब्जॉर्पेटिव होते हैं, सही है। ये मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने ये याद रखना है कि ये इन चीज़ों के ऊपर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस रखी गई, सही है। अच्छा, अब एक एक करके अगर हम पांचों किंगडम को देखें तो पहला है हमारे पास किंगडम मोनीरा। अब किंगडम मोनीरा में रखा गया था, इट इंक्लूड ऑल दी प्रोक्रियोट यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो किसके बिहाफ पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि उनकी मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी उनकी बॉडी के बिहाफ पर, ठीक है, कि वो प्रोक्रियोट्स है, यानी कि वो स्टूडेंट यूनिसेलुलर है। जबकि हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो किंगडम प्रोटिस्टा में लिखा है कि ये प्लेस किया गया था स्टूडेंट कि जितने भी यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर तो है लेकिन प्रोक्रियोट नहीं है, यूक्रियोट है, यानी जिनकी बॉडी प्रॉपरली मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, एक्सेप्ट हमारे पास यीस्ट है, यीस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके बाद लिखा है यानी कि इसकी जो फीचर्स हैं वो प्लांट और एनिमल्स दोनों की तरह है। मोस्ट ऑफ प्रोटिस्ट जो है वो इक्वेटिक है, यानी पानी में रहने वाले हैं, जबकि इसमें इंक्लूड है प्रोटोजोआ और यूनिसेल्युलर अलगा, ठीक है। दूसरा किंगडम हमारे पास हो गया। तीसरा किंगडम आपके पास है किंगडम फंजाई, बिल्कुल एक सेपरेट किंगडम दिया है रॉबर्ट विटेकर ने, इंक्लूड ऑल दी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई। अब यूकैरियोटिक है लेकिन कौन सा, मल्टीसेलुलर, यानी यहाँ पर मोड ऑफ जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया। उसके अलावा अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देंगे तो ये ज़्यादातर एब्जॉर्बेटिव हेटरोट्रॉफिक्स हैं, यानी कि डिपेंडेड है, ऑटोट्रॉफ नहीं है। अच्छा, अब इनकी बॉडी का थोड़ा जिक्र है कि इनके पास सेल वॉल मौजूद होता है जो कि काइटिन से बना होता है। बॉडी को हम इनकी माइसेलियम कहते हैं क्योंकि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइपी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है किंगडम प्लांटी, यानी कि तमाम मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म विच मीन्स तमाम प्लांट, ऑल प्लांट, ठीक है। दे हैव सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इंक्लूड मल्टीसेलुलर एल्गा, ठीक है। उसके बाद एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो तमाम प्लांट जो है वो किंगडम प्लांटी में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में लिखा है कि ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटरोट्रॉफिक है, विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल मौजूद नहीं होता, इंक्लूड वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मौजूद नहीं होगा, सही है। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट कौन सा स्टूडेंट, जिनके पास बैकबोन है, या वो ऑर्गेनिज्म भी जिनके पास बैकबोन नहीं है, जैसे रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से समझ के याद करना है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, एक्सप्लेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस एक सवाल में दो चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है ये बताओ, दूसरा मेन जो उनका क्लासिफिकेशन का जो मकसद है, एम, वो बताना है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर क्लासिफिकेशन के साथ साथ अगर हम पास्ट पेपर को देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ज़्यादातर साथ आया है। इस बार आपके पास बुक में क्वेश्चन दिया गया है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, तो आपने क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन को, उसके प्रिंसिपल को, उसके एम को, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को लाजमन याद रखना है, ठीक है। आ सकता है आपके पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की को अगर हम सबसे पहले समझें तो लिखा है द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स, वो ग्रुप जिसमें तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफाई हुए हैं किस तरीके से अपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिहाज से, यानी अगर हम सिंगल कहें तो टैक्सा, लेकिन अगर हम सिंगुलर कहें तो टैक्सा या टैक्सोन, बोथ आर सेम। अच्छा, तो हमारे पास बेसिकली जो टैक्सा है जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में है, एक लीडर, एक सीढ़ी बनाते हुए तरतीब से है, उसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कह रहे हैं। तो कैसा ग्रुप, तमाम उस ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिसे हमने क्लासिफाई किया है एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, नाम देके जो उनको जो है ना वो एक ग्रुप में बना के एक
असेंडिंग लीडर में बना के डाला है, उसे हम बेसिकली टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। सही है। अच्छा, बुक में आपकी जो है ना वो डायग्राम बनी हुई होगी टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, तो वो जो है ना आपने बनाना, उसे लाजमन सीखना है कि किस तरीके से नाम दिया हुआ है। अगर हम इसका देखें तो इस तरीके से जो है ना वो ऐसे कह रहे हैं कि लैडर बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपकी बुक में बने होंगे, उसमें लिखा हुआ होगा आपके पास पहला हमारे पास स्पेशीज़ आ गया, दूसरा हमारे पास जो है वो जीनस आ गया, फिर हमारे पास फैमिली आ गई। सही है। फिर हमारे पास जैसे ऑर्डर है, फाइलम है, जो है वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। सही है। उसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। उसके बाद हमसे इसी सवाल में जो पार्ट दूसरा है इसका वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर हम एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें तो लिखा है बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजली। बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्डर में, क्यों? ताकि हमारा पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है। सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब साइंस की क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, लेकिन इसका मेन एम क्या है, मकसद क्या है? तो लिखा है द मेन एम्स ऑफ दिस ब्रांच आर। अब इस टैक्सोनॉमी का आपको पता है टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब इस ब्रांच का जो असल मकसद है बेसिकली वो दो है कि डिटरमाइन करता है किसको, सिमिलैरिटीज़ को और डिससिमिलैरिटीज़ को, कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान स्टूडेंट क्या चीज़ें सिमिलर हैं और क्या डिससिमिलर हैं। इसके भी आप पे इस तरीके से क्या होगा, हमारा पढ़ना आसान हो जाएगा। बायोलॉजी जो है वो ऑब्वियसली तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टडी है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसमें आ जाते हैं, हर किस्म के हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिर मैमल्स हैं, फिर आर्थ्रोपोड्स हैं, जितने भी हैं उन सबको मिला के स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ये है, मज़ीद इससे भी ज़्यादा है, लेकिन जब हम उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बिहाफ पर उन्हें डिटरमाइन करेंगे तो हमारा पढ़ना आसान हो जाएगा। अब ये किस तरह किया जाता है? ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की से, टैक्सोनॉमी से, क्लासिफिकेशन से किया जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन का असल मकसद यही है कि हमारे मुताला करना जो है वो आसान हो जाए। दूसरी चीज़, टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग एन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिजम्स का जो ताल्लुक है, किस चीज़ का ताल्लुक, उनके जो पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद थे, अब उस जो हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन अगर हम देखें ऑर्गेनिजम्स को, तो उस रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें ये क्लासिफिकेशन जो है वो आसानी फराहम करती है। सही है। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की ग्रुप है स्टूडेंट जो कि क्लासीफाई करती है ऑर्गेनिज्म को एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। उसके अलावा इनका मकसद क्या है इस क्लासिफिकेशन का? तो मकसद सिंपल है कि हमारा पढ़ना आसान हो, इसलिए हम डिटरमाइन करते हैं सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के ऊपर। दूसरा, हम उसके जो जनरेशन टू जनरेशन रिलेशनशिप चलता हुआ आ रहा है ऑर्गेनिज्म का, उसके ऑफस्प्रिंग से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना मज़ीद ऑर्गेनिजम्स को जो है ना वो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ रहे हैं, तो ये तमाम रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासिफिकेशन की जाती है। नाउ मूव 3 क्वेश्चन दैट इज अबाउट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि डिस्क्राइब करना है इफेक्ट को बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह कर हो रहे हैं। तो ये टॉपिक हमने अच्छे से समझा था, डिफॉरेस्टेशन की वजह कर जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं। हमने हेडिंग लगाई है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का जो रिजल्ट है विद द ग्रेट लॉस इन बायोडाइवर्सिटी सच एज इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन ऑक्साइड ETC। अब हमारे पास बेसिकली जब ग्रीन हाउस जो है ना यानी कि प्लांट्स की तादाद कम होगी तो जहरीली गैस जो है वो बढ़ेगी और हमें कोई फ्रेश एयर या फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो गैसेस फराहम नहीं हो सकेगी। तो सबसे बड़ा ग्रेट लॉस जो है वो किसके ऊपर है? हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। उसके बाद लिखा है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर विल बी हाई, ठीक है, जिसकी वजह कर क्या होता है, टेम्परेचर के हाई होने की वजह कर जो है वो ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होंगे और ऐसे रीज़न में सी लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह कर ज़्यादा सैलाब आएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफॉरेस्टेशन में जब जंगल की कटाई हो जाएगी, जब हमारे पास दरख्तें होंगे नहीं तो दरख्त प्रेशर कैसे रोकेंगे? दरख्त होते हैं तो फिर क्या होता है, प्रेशर रुकता है, पानी का बहाव कम होता है, तो फिर फ्लड सैलाब आने के जो वो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है। बट सैलाब ज़्यादा आता ही इस वजह करें जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करें। अच्छा, उसके बाद लिखा है इट इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब जितने भी हमारे पास जंगली जानवर हैं जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनकी तो पूरी जो हैबिटेट है, उनकी जो रहने की जगह है वो लॉस हो जाती है। सॉइल इरोजन, हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है, लो रेनफॉल, ठीक है, और मज़ीद जो है ना वो डिफॉरेस्टेशन की वजह का नुकसानात हमें
देखने को मिल रहा है। अच्छा, फॉरेस्ट से फ़ायदे क्या हैं, ये भी हो सकता है आपसे पूछा जा सके। इसके अलावा एक और टॉपिक जो है वो है कंजर्वेशन, ठीक है, कि हम बायोडाइवर्सिटी में कैसी कन्वर्जन कर सकते हैं, कन्वर्जेशन कर सकते हैं, तो इसके ऊपर नोट जो है वो भी आ सकता है। तो आपने सबसे पहले बुक के जो क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपने जो टॉपिक वाइज है फिर टॉपिक वाइज समझना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है सबसे पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। अगर आपको ये नोट्स बाय करना है तो मैं अगेन आपको कह रही हूँ, आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो भी ग्रुप जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जो भी फीस है, जो भी तरीक़ेकार है, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाजमन लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।